बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मर्स। हजारों साल पहले हमारे ब्रह्मांड में एक ग्रह था जिसका नाम था साइबरट्रॉन। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स रहा करते थे, यानी कि ऐसी मशीनें जो इंसानों की तरह सोच सकती है। इस ग्रह में चारों तरफ शांति थी और इन ट्रांसफॉर्मर्स का जो लीडर होता है उसका नाम होता है ऑप्टिमस प्राइम। यहाँ पर एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जिसका नाम मेगाट्रॉन है। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम के खिलाफ बगावत कर देता है। इनके ग्रह पर सिविल वॉर होता है जिससे इनका पूरा का पूरा ग्रह नष्ट हो जाता है और ये सब के सब ट्रांसफॉर्मर्स ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। साथ ही एक क्यूब भी जिसका नाम है ऑल स्पार्क। ये ऑल स्पार्क उस वक्त का है जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी। इसमें इतनी शक्ति है कि ये नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है, साथ ही उसमें जिंदगी की शुरुआत भी कर सकता है। इसी क्यूब ने ट्रांसफॉर्मर्स और उनके ग्रह को बनाया था, पर अब ये क्यूब जिसका नाम ऑल स्पार्क है ये धरती पर आ गिरता है और ट्रांसफॉर्मर्स की दोनों टीम इसे हासिल करना चाहते हैं। ऑप्टिमस प्राइम इस क्यूब को इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो अपने ग्रह को दोबारा से बना सके। साथ ही मेगाट्रॉन जिसने उसके साथ गद्दारी की थी उसे और उसके ट्रांसफॉर्मर्स की टीम को हरा सके। मेगाट्रॉन भी इसे ऑप्टिमस प्राइम को हराने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा करना चाहता है। मेगाट्रॉन को पता चल जाता है कि क्यूब अर्थ पर है, इसीलिए वो अर्थ पर आता है, लेकिन वो आर्टिक सर्कल पर क्रैश हो जाता है जिस वजह से वो बर्फ के नीचे जम जाता है। हजारों साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1897 का, जहां आर्टिक सर्कल में एक शिप फंस गया होता है। इस शिप के कैप्टन होते हैं विटविकी और तभी बर्फ के धंसने से विटविकी और उनके कुछ लोग बर्फ के नीचे खोखली जगह में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी मशीन को देखते हैं जो कि मेगाट्रॉन होता है। विटविकी गलती से मेगाट्रॉन का नेविगेशनल मोड ऑन कर देते हैं। मेगाट्रॉन की आंखों से एक चिंगारी निकलती है जो विटविकी के चश्मे से जाकर टकराती है, जिस वजह से क्यूब की लोकेशन जो मेगाट्रॉन के पास थी वो विटविकी के चश्मों में जाकर प्रिंट हो जाती है। यानी कि क्यूब जिसे ऑल स्पार्क कहा जाता है उसका जो नेविगेशनल कोड है अब वो विटविकी के चश्मों में है। कहानी यहाँ से 110 साल और आगे बढ़ती है। वक्त आता है 2007 का, जहां पर यूएस मिलिट्री कैंप में एक अनजान हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो अगले पल एक वॉर मशीन यानी कि ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेगाट्रॉन का साथी है। मेगाट्रॉन और उसके सभी साथियों को यानी कि उसकी आर्मी को डिसेप्टिकॉन्स कहा जाता है, जो अर्थ पर आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर ये मेगाट्रॉन को और उस क्यूब को जिससे ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं उसे हासिल करना चाहते हैं। ये यहाँ पर मिलिट्री के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को चुराने के लिए आए होते हैं, पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स यहाँ पर कनेक्शन काट देते हैं जिससे ट्रांसफॉर्मर्स अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स इनके पूरे बेस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। वहीं सैम विटविकी को दिखाया जाता है। ये उन्हीं विटविकी का पोता है जिन्हें आज से 110 साल पहले आर्टिक सर्कल में जमा हुआ मेगाट्रॉन मिला था, जिनके चश्मों में क्यूब की लोकेशन प्रिंट हो गई थी। सैम के पास आज भी उसके दादाजी का चश्मा होता है जिसे वो बेचना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, वो एक गाड़ी खरीदना चाहता है। सैम के अच्छे मार्क्स आते हैं जिस वजह से उसके पिता उसे एक गाड़ी के पुराने कारखाने में ले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां होती है और तभी दिखाया जाता है कि एक गाड़ी अपने आप ही वहां पर खड़ी हो जाती है। सैम को ये गाड़ी ठीक ठाक लगती है, हालांकि कारखाने का जो मालिक होता है उसे इस गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो इस गाड़ी को बेच देता है और इस तरह से सैम के पास उसकी जिंदगी की पहली गाड़ी आती है। इस गाड़ी में कभी भी अपने आप ही गाने शुरू हो जाते हैं। साथ ही सैम के दोस्त उसका इस गाड़ी की वजह से मजाक भी उड़ाते हैं, इसीलिए सैम इस गाड़ी से परेशान हो जाता है। एक रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी गाड़ी कोई चुरा कर ले जा रहा होता है। सैम अपनी गाड़ी का साइकिल से पीछा करता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उसकी गाड़ी ट्रांसफॉर्मर में बदल गई है और आसमान में यानी कि अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी भीज रही है। ये देखकर सैम पूरी तरह से डर जाता है, वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है, पर अगले पल एक बार फिर से उसकी गाड़ी उसके सामने होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो पुलिस को अपनी गाड़ी की सारी सच्चाई बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। दरअसल सैम की जो गाड़ी है वो एक ट्रांसफॉर्मर है और ये ऑप्टिमस प्राइम का साथी है जिसका नाम बम्बल बी है। ऑप्टिमस प्राइम और उसके जितने भी साथी हैं उन्हें ऑटोबोट्स कहा जाता है, जो कि अच्छे ट्रांसफॉर्मर्स हैं जो क्यूब को पाकर अपने ग्रह को दोबारा से बनाना चाहते हैं। साथ ही वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पर इस घटना के बाद सैम अपनी गाड़ी से डरना शुरू कर देता है, इसीलिए वो उसे नहीं चलाता। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के प्लेन को दिखाया जाता है जहां पर मेगाट्रॉन का एक साथी ट्रांसफॉर्मर भी होता है
और वो प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से सारी डिटेल्स चुराना शुरू करता है। वहां पर उसे वो फाइल भी मिलती है जो उसे चाहिए थी, यानी सैम के दादाजी की। और जब वो गूगल पर विटविकी के बारे में सर्च करता है तो उसे सैम के बारे में पता चलता है। सैम ने अपने दादाजी के उस चश्मे को, जिसमें क्यूब की लोकेशन है, ईबे पर बेचने के लिए डाला होता है। और जब ट्रांसफॉर्मर उसे देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। वो समझ जाता है कि इसी के अंदर क्यूब की लोकेशन है, इसीलिए अब वो सैम को ढूंढना शुरू कर देता है। वही सैम को दिखाया जाता है जो अपनी कार से भाग रहा होता है, लेकिन उसकी कार उसका लगातार पीछा कर रही होती है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी दिखती है और जब वो पुलिस की गाड़ी के पास जाता है तो वो एक ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। ये मेगाट्रॉन का साथी है। ये वही ट्रांसफॉर्मर है जिसने प्रेसिडेंट के कंप्यूटर से सारी डिटेल्स चुराई थी। और ये सैम से पूछता है कि वो चश्मा कहाँ है जो तुमने ईबे पे डाला हुआ है। सैम को ये सब कुछ एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मर से भागना शुरू कर देता है और तभी वो अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से, जिसका नाम मिकेल है, उससे टकराता है। दरअसल उसने सैम को भागते हुए देख लिया था और वो उसका पीछा कर रही थी। और अब इससे पहले कि वो ट्रांसफॉर्मर जो सैम को मारना चाहता था वो उस तक पहुंचता, यहाँ पर उसकी गाड़ी आ जाती है। वो इन दोनों को यहाँ से अपने साथ भगा कर ले जाती है और एक सुरक्षित जगह पर जाकर वो गाड़ी भी ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है, जिसका नाम बम्बल बी है। बम्बल बी और दूसरे ट्रांसफॉर्मर के बीच में जो सैम को मारना चाहता है, घमासान लड़ाई होती है। बम्बल बी उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर मिकेल के मोबाइल के रूप में अपने आप को ढाल लेता है और उसके बैग में चला जाता है। इसके बाद बम्बल बी वो पुरानी खटारा गाड़ी का रूप धारण ना करके एक शानदार जगमगाती हुई गाड़ी का रूप लेता है और इन दोनों को अपने साथ बिठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं आसमान में कुछ और ट्रांसफॉर्मर्स हमारी धरती की तरफ आते हैं। ये होता है ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी। दरअसल बम्बल बी ने अंतरिक्ष में जो रोशनी भेजी थी, वो रोशनी उसने ऑप्टिमस प्राइम को भेजी थी, इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम और उसके सभी साथी यहाँ पर आ चुके हैं। और अब ये सब के सब सैम के साथ उसके घर पर जाते हैं क्योंकि इन्हें सैम के दादाजी का चश्मा चाहिए। सैम किसी तरह से अपने दादाजी के चश्मे को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो घर से निकलता, यहाँ पर सेक्टर 7 ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं। सेक्टर 7 यूएस की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी तरह के कामों पर काम करती है। ये सैम और मिकेला को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सारे ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं और वो इनके हथियार छीन लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, यहाँ पर सेक्टर 7 की एक बहुत बड़ी फौज आ जाती है। इसीलिए सभी ट्रांसफॉर्मर्स को यहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन बम्बल भी मिकेला को और सैम को अपने साथ लेकर भागने लगता है। पर सेक्टर 7 की फोर्स इन्हें पकड़ लेती है। सैम से उसके दादाजी का चश्मा गिर जाता है जो ऑप्टिमस प्राइम को मिलता है। ऑप्टिमस प्राइम फैसला करता है कि वो क्यूब को ढूंढने के लिए जाएगा। वहीं सेक्टर 7 के एजेंट्स को जब पता चलता है कि सैम का नाम सैम विटविकी है तो वो इन सबको एक बहुत बड़े डैम के अंदर ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने आज भी उस रोबोट, उस ट्रांसफॉर्मर को जो सैम के दादाजी को 1897 में आर्टिक सर्कल में मिला था, उसे जमा कर रखा होता है। सैम को बताया जाता है कि आज की दुनिया में जो भी तुम टेक्नोलॉजी देखते हो वो सब की सब हमने इसी से इजाद की है। सैम इन्हें बताता है कि इसका नाम मेगाट्रॉन है जो क्यूब को हासिल करके धरती को खत्म करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि आपको पता है कि क्यूब कहाँ पर है। इसके बाद इन सबको क्यूब के पास ले जाया जाता है। दरअसल हजारों साल पहले क्यूब जब इस जगह पर गिरा था तो उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा था, इसीलिए यहाँ पर सेक्टर 7 ने एक बहुत बड़ा डैम बना दिया ताकि उसे सबकी नजरों से छुपाया जा सके। यहाँ पर मिकेला के बैग में वो ट्रांसफॉर्मर भी होता है जो मोबाइल के रूप में छुपा होता है, जो कि मेगाट्रॉन का साथी है। वो अपने सभी डिसेप्टिकॉन्स ट्रांसफॉर्मर्स को सिग्नल भेज देता है और अगले पल यहाँ पर मेगाट्रॉन के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स हमला कर देते हैं। साथ ही मेगाट्रॉन का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर मेगाट्रॉन की बर्फ पिघलाकर उसे आजाद भी कर रहा होता है। सैम सबको समझाता है कि हमें बम्बलबी को आजाद करना होगा ताकि हम क्यूब को बचा सकें। ये बम्बलबी को आजाद कर देते हैं और वो क्यूब की सेटिंग को चेंज करता है जिससे बड़ा क्यूब छोटे क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्यूब को सैम को देता है और खुद गाड़ी बनकर इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मेगाट्रॉन भी अब आजाद हो चुका है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ अब सैम का पीछा करना शुरू करता है। तभी यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम और उसके साथी भी आ जाते हैं और अब एक तरफ ऑप्टिमस प्राइम की टीम होती है और दूसरी तरफ मेगाट्रॉन की। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। मेगाट्रॉन किसी भी तरह से क्यूब को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो सैम का पीछा करता है, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम सैम को बचा लेता है। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम की और मेगाट्रॉन के बीच में लड़ाई होती है और जब ऑप्टिमस प्राइम कमजोर पड़ने लगता है तो सैम को कहता है कि इस क्यूब को कभी भी मेगाट्रॉन के हाथ मत लगने देना, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम इसे मेरी चेस्ट के अंदर डाल देना, जिससे मेरे साथ ये क्यूब भी हमेशा के लिए
खत्म हो जाएगा। जब ऑप्टिमस प्राइम हार रहा होता है तो सैम उसकी चेस्ट में क्यूब ना डालकर मेगाट्रॉन की चेस्ट में डाल देता है, जिससे उसका खात्मा हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मेगाट्रॉन के जितने भी साथी होते हैं, ऑप्टिमस प्राइम के सभी ट्रांसफॉर्मर साथियों ने उन सब का खात्मा कर दिया होता है। ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन के शरीर से उस क्यूब का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इस टुकड़े से वो अपने ग्रह को दोबारा से नहीं बना सकता। इसीलिए वो अंतरिक्ष में सिग्नल भेजता है ताकि उसके जितने बाकी साथी हैं वो भी सब के सब अर्थ पर आ जाएं, जो कि अब इन ट्रांसफॉर्मर्स का नया घर है। वहीं सरकार सेक्टर 7 को बंद कर देती है। साथ ही यहाँ पर मेगाट्रॉन और उसके जितने भी साथी होते हैं उन सबको समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया जाता है। वहीं सैम जो मिकेला को हमेशा से पसंद करता था, अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में है और दोनों बहुत खुश भी हैं। तो ये थी कहानी सन 2007 में आई फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स की। इस भीषण लड़ाई के 2 साल बाद दिखाया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके ट्रांसफॉर्मर्स, जिन्हें ऑटोबोट्स कहा जाता है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और इस दुनिया में जितने भी मेगाट्रॉन के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स कहा जाता है, उन्हें ढूंढकर खत्म कर देते हैं। दरअसल आज भी वो धरती पर छुपे हुए हैं। इसी तरह के एक मिशन में जब ये 2 ट्रांसफॉर्मर्स को खत्म करने के लिए जाते हैं तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर, जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसका नाम डिमोलिशर है, उसे खत्म करने के लिए ऑप्टिमस प्राइम को आना पड़ता है। लेकिन वो मरने से पहले बताता है कि द फॉलन जल्द ही धरती पर लौटेंगे और अपना बदला लेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जिसकी जैकेट की हुडी से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा गिरता है और जब वो उस टुकड़े को देखता है तो समझ जाता है कि ये ऑल स्पार्क यानी कि क्यूब का एक टुकड़ा है। उस क्यूब के टुकड़े में कुछ सिंबल्स होते हैं जो उसकी आंखों में, उसके दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं, जैसे आज से कई साल पहले सन 1897 में उसके दादाजी के चश्मों पर प्रिंट हो गए थे। ये क्यूब का टुकड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, उसके हाथ से छूट जाता है और छत में छेद करता हुआ नीचे किचन में गिर जाता है, जहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं वो सब के सब छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सैम और उसकी फैमिली को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब के सब डिसेप्टिकॉन्स हैं। यहाँ पर बम्बल बी आ जाता है और वो इन सभी ट्रांसफॉर्मर्स को खत्म कर देता है। यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि किस तरह से क्यूब से बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बने होंगे। सैम के पास जो क्यूब का टुकड़ा होता है, इसे कहते हैं शार्ड, जिसे यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड मिकेला को दे देता है और कहता है कि इसे हमेशा संभाल के रखना, ये बहुत ही पावरफुल है। अब शार्ड की पावर से सैम के किचन में जितने भी छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स यानी कि डिसेप्टिकॉन्स बने थे, उसमें से अभी भी एक बचा होता है जिसका नाम विली होता है। विली स्पेस में शार्ड की इंफॉर्मेशन भेज देता है, जहां पर ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे ट्रांसफॉर्मर को मिलती है। वो ट्रांसफॉर्मर विली को ऑर्डर देता है कि तुम्हें उस शार्ड के टुकड़े को हासिल करना होगा। साथ ही अब ये ट्रांसफॉर्मर धरती पर अपने एक दूसरे ट्रांसफॉर्मर को भेजता है जो पूरी तरह से जानवर की तरह होता है। ये ट्रांसफॉर्मर मिलिट्री की उस बेस में जाता है जहां पर क्यूब का वो टुकड़ा है जो आज से 2 साल पहले ऑप्टिमस प्राइम को तब मिला था जब सैम ने क्यूब से मेगाट्रॉन को खत्म कर दिया था। ये ट्रांसफॉर्मर क्यूब के उस हिस्से को हासिल कर लेता है और बाकी सभी डिसेप्टिकॉन्स के साथ यानी कि सभी ट्रांसफॉर्मर्स के साथ समंदर के उस हिस्से में जाता है जहां आज भी मेगाट्रॉन की बॉडी है। ये क्यूब के उस हिस्से से मेगाट्रॉन को एक बार फिर से जिंदा कर देते हैं। मेगाट्रॉन जिंदा होने के बाद शनि ग्रह के चांद पर जाता है जहां पर वो अपने बॉस द फॉलन से मिलता है। मेगाट्रॉन द फॉलन को कहता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है, इसीलिए हम अपने साथियों को जिंदा नहीं कर सकते, अपनी आर्मी नहीं बना सकते। द फॉलन उसे बताता है कि क्यूब की शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। धरती पर एक लड़का है जिसका नाम है सैम। उसके दिमाग में एक ऐसी जगह की लोकेशन है जहां पर हमें वो शक्ति, वो चीज मिल सकती है जिससे हम अपनी आर्मी को दोबारा से तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं धरती पर नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी धरती पर ऑप्टिमस प्राइम है। ऑप्टिमस प्राइम उस लड़के की रक्षा करता है, उस लड़के के जरिए तुम ऑप्टिमस प्राइम तक पहुंच सकते हो। वहीं धरती पर मिकेला को दिखाया जाता है जिसके पास क्यूब का वो टुकड़ा है जो सैम ने उसे दिया था। यहाँ पर विली, वो रोबोट जिसने फॉलन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि क्यूब का टुकड़ा धरती पर है, वो क्यूब के टुकड़े को चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मिकेला उसे पकड़ लेती है। वो सैम को कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि वो समझ जाती है कि सैम की जान खतरे में है। वहीं यूनिवर्सिटी में सैम को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में क्यूब के सिंबल्स प्रिंट हो चुके हैं और वो सिंबल्स उसे हर जगह दिख रहे होते हैं। सैम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सैम के पास फॉलन की एक ट्रांसफॉर्मर लड़की का भेष बनाकर आती है और वो सैम के दिमाग से उस इंफॉर्मेशन को निकालना चाहती है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करती, यहाँ पर मिकेला आ जाती है। ये किसी तरह से गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर इनका पीछा करती है और जब वो इनकी गाड़ी के बोनट पर
बैठती है तो ये गाड़ी को एक खंबे से टकराते हैं जिससे वो खत्म हो जाता है। पर तभी एक ट्रांसफॉर्मर जो कि हेलीकॉप्टर के रूप में होता है इनकी गाड़ी को उठाकर एक बंद फैक्ट्री के अंदर फेंक देता है और यहाँ पर आता है मेगाट्रॉन। मेगाट्रॉन अपने छोटे छोटे रोबोट से सैम के दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उसे निकाल रहा होता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है। ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच में घमासान लड़ाई होती है, पर तभी यहाँ पर मेगाट्रॉन के 2 और ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम उन दोनों को खत्म कर देता है और तभी मेगाट्रॉन धोखे से पीछे से ऑप्टिमस प्राइम को मार देता है। ऑप्टिमस प्राइम की मृत्यु हो जाती है और इससे पहले कि अब वो सैम को भी मारता, यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम की सेना जिन्हें ऑटोबोट्स कहा जाता है वो आ जाते हैं। वो मेगाट्रॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, इसीलिए मेगाट्रॉन को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब जब ऑप्टिमस प्राइम खत्म हो चुका है तो द फॉलन जो कि ऑप्टिमस प्राइम की वजह से धरती पर नहीं आता था वो भी अब धरती पर आ जाता है और पूरी सैटेलाइट को हैक करके वो सिक्योरिटी को, आर्मी को ये चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने सैम को उसके हवाले नहीं किया तो पूरी इंसानियत को धरती से खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ मिकेला, सैम और सैम का दोस्त सेक्टर 7 जो कि पिछले युद्ध के बाद खत्म हो चुका है उसके एक पुराने साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उनसे उन सिंबल्स के बारे में पूछते हैं जो सैम को दिखते हैं। वो बताते हैं कि ये सिंबल इस बात का प्रतीक है कि आज से हजारों साल पहले हमारी धरती पर ट्रांसफॉर्मर्स आए थे जिन्हें पुराने लोग सीकर्स कहा करते थे और आज भी वो धरती पर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो तुम्हें इन सिंबल्स का असली और सही मतलब बता सकते हैं। अब इनके पास जो वेली रोबोट होता है ये उसे टॉर्चर करते हैं और वो उन पुराने सीकर्स में से एक का पता इन्हें बता देता है। ये एक एयरफोर्स के म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही पुराना प्लेन होता है जो कि एक ट्रांसफॉर्मर है और जब सैम उसकी बॉडी से क्यूब के टुकड़े को यानी कि शार्ड को टच करता है तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है यानी कि वो ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। और जब सैम और उसके साथी उससे सिंबल्स का मतलब पूछते हैं तो वो इन सब को इजिप्ट ले जाता है और बताता है कि हम यहाँ पर करोड़ों साल पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो सूरज को नष्ट करके उससे एनाजॉन बना सकती थी। ये हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी था। एनाजॉन के बिना हमारी बॉडी में जंग लग जाता। शुरुआत में हमारे 7 प्राइम थे, उनका एक ही रूल था, किसी भी ऐसे प्लेनेट को नष्ट ना करना जहाँ पर जीवन है। लेकिन इन 7 में से एक ने रूल को तोड़ा और उसका नाम था द फॉलन। वो इंसानों की नस्ल से नफरत करता था। वो उस मशीन के जरिए इंसानों को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए उसे चाहिए था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। फॉलन किसी भी तरह से मैट्रिक्स को हासिल करना चाहता था। वो बाकी सभी 6 प्राइम से ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए 6 प्राइम्स ने अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने मैट्रिक्स को अपने पास रखा और अपना एक मकबरा बना दिया। वो मशीन जो प्राइम्स ने बनाई थी वो आज भी यहीं कहीं दफन है, जिसके बारे में फॉलन को पता है। और अगर उसे प्राइम्स का मकबरा मिल गया तो वो उस मशीन से तुम्हारी पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और अब इस दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसे रोकने के लिए एक प्राइम की जरूरत है। सैम बताता है कि ऑप्टिमस प्राइम ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और सैम समझ जाता है कि अगर उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल जाए तो वो उससे ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो सैम को बताता है कि जो सिंबल तुम्हें दिखते हैं वो दरअसल उसी मकबरे तक पहुंचने का रास्ता है जहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है। ये सब के सब सिंबल्स की मदद से उस मकबरे तक पहुंच जाते हैं और सैम को वहां पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिल जाता है, पर जैसे उसे छूता है वो रेत में बदल जाता है। पर सैम उस रेत को एक बैग में रखकर यहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो यहाँ इजिप्ट में ऑप्टिमस प्राइम की बॉडी भी मंगवा लेता है, लेकिन वो बॉडी उनसे दूर होती है। ये उस तरफ बढ़ चलते हैं जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम है, पर अब डिसेप्टिकॉन्स भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कई सारे डिसेप्टिकॉन्स मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं जो कि एक मिस्र के पिरामिड के ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि वो मशीन जिसे चलाने के लिए मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की जरूरत है वो इसी के अंदर होती है। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो ऑप्टिमस प्राइम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो जख्मी हो जाता है। वो पूरी तरह से सेंसलेस है और तभी वो अपनी सेंसेस में प्राइम्स को देखता है जो उसे कहते हैं कि तुम हमारे आखिरी वंशज ऑप्टिमस प्राइम के लिए पूरी निडरता से लड़े हो, जो कि एक लीडर की निशानी है। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को ढूंढा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है, जो तुमने कमा लिया। इसके बाद सैम होश में आ जाता है और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की जो रेत होती है वो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बन जाती है। सैम उसे ऑप्टिमस प्राइम के दिल में गाड़ देता है जिससे वो जिंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर द फॉलन मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को उनसे छीन लेता है और उस मशीन में जो मिस्र की पिरामिड में है जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है उसमें फिट करके उसे एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम जिंदा तो हो गया लेकिन वो बहुत कमजोर होता है, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मर जिसने सैम को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बताया था वो अपने सारे पार्ट्स ऑप्टिमस प्राइम को दे देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली
शक्तिशाली हो जाता है। वो उस जगह जाता है जहां पर द फॉलन मशीन से पूरी दुनिया को खत्म करने की तैयारी कर रहा होता है। ऑप्टिमस प्राइम मशीन को नष्ट कर देता है और इसके बाद वो मेगाट्रॉन से और द फॉलन से अकेले लड़ता है। ऑप्टिमस प्राइम फॉलन को खत्म कर देता है। मेगाट्रॉन के साथ एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जो मेगाट्रॉन को कहता है कि कभी कभी पीछे हटना ही सही होता है। मेगाट्रॉन और दूसरा ट्रांसफॉर्मर यहाँ से निकल जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम, सैम और बाकी सभी यूएस वापस आ जाते हैं। सैम एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। इजिप्ट में द फॉलन के खात्मे के 2 साल बाद दिखाया जाता है कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ये सब के सब यूएस मिलिट्री के साथ मिलकर काम करते हैं और दुनिया के जितने भी झगड़े हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के एक मिशन के लिए ये यूक्रेन जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था। ऑप्टिमस प्राइम को शक होता है कि यहाँ पर एलियंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और तभी डिसेप्टिकॉन्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। सभी डिसेप्टिकॉन्स यहाँ से भाग जाते हैं पर यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम को एक फ्यूल सेल मिलता है जो आग से निकाला गया है। ये देखकर ऑप्टिमस प्राइम पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो हाई सिक्योरिटी के पास जाता है। वो कहता है कि तुम हमसे चीजें छुपाते हो। वो ऑप्टिमस प्राइम को बताते हैं कि सन 1961 में नासा को सबूत मिले थे कि चांद पर कोई शिप क्रैश हुआ है। इसके बाद इन्होंने चांद पर जाने के लिए एक मिशन बनाया और ठीक 8 सालों बाद यानी कि सन 1969 में अपोलो 11 मिशन कामयाब हुआ और इंसान चांद पर गए जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जिसका नाम आर्क था। एस्ट्रोनॉट्स ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की लेकिन इसके बारे में दुनिया को कभी किसी को नहीं बताया गया। लेकिन इंसानों को पता चल चुका था कि इस दुनिया में एलियंस भी हैं। दरअसल आज से हजारों साल पहले जब ट्रांसफॉर्मर्स का अपना खुद का ग्रह था और वहां पर ऑप्टिमस प्राइम की सेना जिन्हें ऑटोबोट्स कहा जाता है और मेगाट्रॉन की सेना जिन्हें डिसेप्टिकॉन्स कहा जाता है, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। ऑटोबोट्स के पास एक शिप था जिसका नाम था आर्क। इससे वो डिसेप्टिकॉन्स को हरा सकते थे लेकिन डिसेप्टिकॉन्स इस शिप पर हमला कर देते हैं और आर्क अंतरिक्ष में कहीं खो जाता है। हजारों साल बाद जब वो चांद पर क्रैश होता है तो सन 1969 में नासा ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। ऑप्टिमस प्राइम ये सच जानने के बाद चांद पर जाने का फैसला करता है। वो अपने ऑटोबोट्स के साथ चांद पर जाता है और जब ये आर्क शिप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें अपना पुराना लीडर मिलता है जिसका नाम सेंटिनल प्राइम होता है जो पूरी तरह से डेड होता है। यहाँ पर सेंटिनल प्राइम द्वारा बनाए गए 5 पिलर्स भी इन्हें मिलते हैं जो कि वॉर्म होल का काम करते हैं, यानी कि इन पिलर से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का रास्ता बनाया जा सकता है। ऑप्टिमस प्राइम इन सब को लेकर अर्थ पर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ऑप्टिमस प्राइम अपनी बॉडी से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप जिससे उसकी जान बची थी उसे निकालकर सेंटिनल प्राइम की बॉडी में फिट करता है जिससे सेंटिनल प्राइम एक्टिवेट हो जाता है यानी कि वो भी अब जिंदा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो अभी कंपनी में काम करता है और उसी के साथ काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम जेरी है वो सैम को आर्क के बारे में बताता है क्योंकि वो भी उस मिशन का हिस्सा था। उसे आर्क के बारे में पता होता है और जल्दी एक डिसेप्टिकॉन जिसका नाम लेजर बीक होता है वो उसे मार देता है। सैम इस सिलसिले में सेक्टर 7 के एक पुराने एजेंट के पास जाता है जिसका नाम सिमर होता है। ये दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्हें पता चलता है कि डिसेप्टिकॉन्स और उनका लीडर मेगाट्रॉन उन सब लोगों को मार रहा है जिन्हें आर्क के बारे में पता है, यानी कि अगला नंबर अब सैम का है। ये दोनों के दोनों 2 एस्ट्रोनॉट्स के पास जाते हैं जिनके पास आर्क की फोटोज होती है जो चांद पर ली गई थी और इन फोटोज को देखने के बाद सैम समझ जाता है कि अपोलो 11 के सन 1969 पर चांद पर पहुंचने से पहले डिसेप्टिकॉन्स यहाँ पर पहुंच गए थे लेकिन जानबूझकर उन्होंने आर्क को वहां से नहीं लिया क्योंकि वो आर्क को और 5 पिलर को जिनसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाया जा सकता है उन्हें वो एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। इन्हें सिर्फ सेंटिनल प्राइम ही एक्टिवेट कर सकता था। इसीलिए वो चाहते थे कि ऑटोबोट्स यहाँ तक पहुंचे और जब सेंटिनल आर्क को और 5 पिलर्स को एक्टिवेट कर दे तो वो उस पर अपना कब्जा कर ले। सैम इस इंफॉर्मेशन को हाई कमांड सिक्योरिटी तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है पर तभी 3 डिसेप्टिकॉन्स उस पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पर बम्बल बी ट्रांसफॉर्मर जो सैम का दोस्त भी है वो उसकी जान बचा लेता है। वहीं उस बेस में जहाँ पर सेंटिनल प्राइम है वहां पर मेगाट्रॉन के डिसेप्टिकॉन्स हमला कर देते हैं पर तभी ऑप्टिमस प्राइम के ऑटोबोट्स वहां पर आ जाते हैं और वो डिसेप्टिकॉन्स का सामना करते हैं पर सेंटिनल प्राइम डिसेप्टिकॉन्स को न मारकर ऑप्टिमस प्राइम के एक ट्रांसफॉर्मर को खत्म कर देता है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंटिनल प्राइम अब मेगाट्रॉन के साथ मिल चुका है। मेगाट्रॉन से उसकी डील हुई होती है कि साइबरट्रॉन्स का यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स का वजूद हमेशा रहेगा। अब सेंटिनल प्राइम 5 पिलर्स का इस्तेमाल करके धरती और चांद के बीच में ब्लैक होल बना देता है, जिससे चांद में वो डिसेप्टिकॉन्स जो हजारों सालों से छुपे हुए थे वो सब के सब इस पोर्टल के जरिए धरती पर आ जाते हैं। और जब वो यहाँ पर तबाही मचा रहे होते हैं तभी ऑप्टिमस प्राइम यहाँ पर आ जाता है। उसका सामना सेंटिनल प्राइम से होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। सेंटिनल प्राइम बोलता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मिल जाना चाहिए। हम यहाँ धरती पर इंसानों के बीच में मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जबकि हमारा अपने प्लेनेट पर एक वजूद था। हम अपने प्लेनेट को दोबारा बना सकते हैं और एक यही कारण है कि मैं मेगाट्रॉन का साथ दे रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सैम की नई गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम कैरली है। उसका बॉस होता है डिलन, जो कि डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है। और जब सैम कैरली को लेने के लिए जाता है तो वहां पर एक गाड़ी जो डिसेप्टिकॉन होती है, जो कैरली को उसके बॉस डिलन ने दी थी, वो ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है। यहाँ पर सैम के हाथ में एक गैजेट पहना दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट के बीच में जो भी बातें हैं वो सब के सब डिलन को पता चल जाए और वो ये सारी इंफॉर्मेशन मेगाट्रॉन तक पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन्स को दिखाया जाता है जो गवर्नमेंट को वार्निंग देते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और उसके सारे ट्रांसफॉर्मर्स को धरती से भेजा नहीं गया तो वो धरती पर हमला कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट रॉकेट से सारे ट्रांसफॉर्मर्स को ऑप्टिमस प्राइम के साथ धरती से भेजने का फैसला करती है। और जैसे ही रॉकेट लॉन्च करता है, रॉकेट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स खत्म हो जाते हैं। दरअसल ये डिसेप्टिकॉन्स का एक प्लान था सारे ट्रांसफॉर्मर्स को एक साथ खत्म करने का। ऑटोबॉट्स के खत्म होने के बाद डिसेप्टिकॉन शिकागो पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं और दुनिया में हर एक तरफ अपने टावर्स लगा देते हैं। यहाँ पर डिलन कैरली को बताता है कि डिसेप्टिकॉन्स का प्लान है कि वो ब्लैक होल से अपने डिसेप्टिकॉन्स को यूनिवर्स में भेजेंगे और इसके बाद अर्थ की एनर्जी से, उसके रिसोर्सेज से वो अपने प्लेनेट को दोबारा से बनाएंगे। वो मुझे भी पावर देंगे और मैं भी उनके साथ उनके प्लेनेट पर जा सकता हूँ। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो कुछ एक्स सोल्जर्स के साथ शिकागो पहुंच जाता है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है। साथ ही साथ वो डिलन को गिरफ्तार भी करना चाहता है। पर डिसेप्टिकॉन्स इन्हें देख लेते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो इन्हें मारते हैं, यहाँ पर ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और वो इन सब को बचा लेते हैं। ऑटोबॉट्स इन्हें बताते हैं कि जब रॉकेट लॉन्च हुआ था तो उस वक्त तो ये रॉकेट में थे ताकि डिसेप्टिकॉन्स को यकीन हो जाए कि ये सब के सब मारे गए। पर कुछ ही देर बाद ये सारे के सारे वहां से निकल गए थे, यानी कि सारे ऑटोबॉट्स जिंदा हैं। सैम ऑटोबॉट्स की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड कैरली को छुड़ा देता है और अब यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो डिसेप्टिकॉन्स पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे डिसेप्टिकॉन्स को खत्म कर देते हैं। वही ऑप्टिमस प्राइम पिलर कंट्रोल को पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता जो वर्म होल के थ्रू खुला होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और अब सेंटिनल प्राइम और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में जंग शुरू हो जाती है। सेंटिनल प्राइम डिलन को ऑर्डर देता है कि वो पिलर को दोबारा से एक्टिवेट कर दे। हालांकि सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिलन एक बार फिर से पिलर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। सैम डिलन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो उसी पिलर से टकराता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बम्बल बी और उसका साथी आ जाता है और ये पूरी तरह से पिलर को नष्ट कर देते हैं, जिससे दूसरी दुनिया का वर्म होल से जो रास्ता खुला होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। वहीं ऑप्टिमस प्राइम और सेंटिनल प्राइम के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है। तभी सैम की गर्लफ्रेंड कैरली मेगाट्रॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि बहुत जल्दी तुम्हारा वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब डिसेप्टिकॉन्स का नया लीडर सेप्टिमल प्राइम होगा, तुम नहीं। ये सुनकर मेगाट्रॉन को गुस्सा आ जाता है और वो सेंटिनल प्राइम को, जो ऑप्टिमस प्राइम को खत्म करने वाला होता है, उस पर हमला कर देता है, जिससे सेंटिनल प्राइम जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो ऑप्टिमस प्राइम से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। पर ऑप्टिमस प्राइम जानता है कि मेगाट्रॉन कभी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो सेंटिनल प्राइम की तरफ बढ़ता है जो उसके आगे गिड़गिड़ाता है, पर ऑप्टिमस प्राइम उसे माफ नहीं करता और उसे खत्म कर देता है, क्योंकि उसने उसके साथ और उसके सभी ऑटोबॉट्स के साथ धोखा किया था। इसके बाद सभी ट्रांसफॉर्मर्स हमेशा के लिए अर्थ पर रुक जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ट्रांसफॉर्मर्स की शुरू की 3 फिल्में जो सन 2007 में, 9 में और 11 में रिलीज हुई थी। इसके बाद भी ट्रांसफॉर्मर्स की और भी मूवीज बनी है, लेकिन उनका इन 3 मूवीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इन तीनों फिल्मों की कहानी आपको पसंद आई होगी।